Hi guys, welcome back. My name is C.S. Shantanu Mandaria. Welcome you all to the Fast Track Batch and the revision series for the subject called as Secretarial Audit, Compliance Management and Due Diligence. और आप देख रहे हैं पार्ट नंबर 12. So जैसे कि आप जानते हैं पहले के 11 पार्ट्स 11 पार्ट्स अब आप कंप्लीट कर चुके हैं और पार्ट 12 में we're gonna start with a new chapter that is called as Secretarial Audit. यहाँ से अपनी जो बातचीत है उसको अब हम शुरुआत करेंगे, जिसके बारे में आई सपोज थोड़ी सी बात लाइक जस्ट एक वर्ड के बारे में इंटरप्रिटेशन मैंने लास्ट क्लास के एंडिंग में भी आपके सामने रखी थी। तो चलिए अब समय आ चुका है कि इस चैप्टर 9 को स्टार्ट करें और अपनी रिवीजन सीरीज इन द फास्ट ट्रैक बैच को आगे बढ़ाएं। तो देखिए चैप्टर का नाम सेक्रेटेरियल ऑडिट है और सेक्रेटेरियल ऑडिट एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में एग्जीक्यूटिव से कहीं ना कहीं आप सुनते आ रहे होंगे कि भाई सेक्रेटेरियल ऑडिट में ऐसा होता है वैसा होता है वगैरह वगैरह। और जिन तमाम वजहों से ये टॉपिक हमेशा डिस्कशन का पार्ट बनता है वो ये कि ये एक ऐसा एक्सक्लूसिव एरिया है जो कि सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली कंपनी सेक्रेटरी के पास है, कोई और प्रोफेशनल सेक्रेटेरियल ऑडिट नहीं कर सकता, राइट। तो यानी जिन जिन कंपनीज पे सेक्रेटेरियल ऑडिट के प्रोविजंस एप्लीकेबल है वहां पे डेफिनेटली सीएस की ही रिक्वायरमेंट है टू परफॉर्म दिस ऑडिट। अब ये होता क्या है, यहाँ पे उसी के बारे में बातचीत करी गई है। बताया गया है कि देखिए सेक्रेटेरियल ऑडिट एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे रादर देन फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल या जिसको आप कंप्लायंस पर्सपेक्टिव कहते हैं वैसे देखा जाता है कंपनी की फॉर्मेलिटीज को कि कंपनी के ऊपर जो रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स एप्लीकेबल होते हैं क्या कंपनी ने उन सभी चीजों को सही तरीके से कंप्लाई किया है या नहीं किया है। और ये सब चीजों की एक तरीके से जो इवैल्यूएशन है इन सब चीजों को जो देखने का काम है वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी के हवाले जो है वो रख दिया जाता है और उसी को सेक्रेटेरियल ऑडिट का जो नाम है या सेक्रेटेरियल ऑडिटर का जो नाम है वो यहाँ पे दिया जाता है, जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो हर रूल रेगुलेशन को सही तरीके से परखे और देखे कि कंपनी ने सही तरीके से उन चीजों को फॉलो किया है या फिर नहीं, जिसको आप बहुत बार कहते हैं टू फॉलो द लॉ इन लेटर एंड स्पिरिट। तो कंपनी जैसा कहती है क्या सच में वो वैसा कर रही है, एंड इफ नॉट तो क्या ऐसी चीज है जो मिसिंग है जो कि हमें जानना चाहिए। नीड फॉर सेक्रेटेरियल ऑडिट के बारे में अगर हम बात करें कि जरूरत क्या है तो मैं बोलता हूँ कि अगर हम इसको प्रायोरिटी वाइज देखें कि सबसे ज्यादा सेक्रेटेरियल ऑडिट की जरूरत किसको है या सेक्रेटेरियल ऑडिट से सबसे ज्यादा भला किसका होने वाला है, द आंसर इज स्टेक होल्डर्स। उसके बाद कहीं ना कहीं बाकी लोग आएंगे बिकॉज सेक्रेटेरियल ऑडिट में जो हमें पता चलता है वो ये कि कंपनी ने जो प्रोविजंस बनाए हैं जैसे कि मैंने कहा लॉ के बेसिस पे कि क्या करना है और क्या नहीं, उसको किस एक्सटेंट तक कंप्लाई किया है। अगर कंप्लाई अच्छी तरीके से किया है तो डेफिनेटली स्टेक होल्डर्स के लिए ये एक अच्छी खबर है बिकॉज उनका पैसा सेफ है, क्योंकि जो कंपनी कंप्लायंस नहीं सही से कर रही है वो तो फिर यही वाली बात है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दिक्कत तो पक्का आनी ही आनी है। तो उस पर्सपेक्टिव को लेके बात जो है वो यहाँ पे कही गई है कि सबसे ज्यादा फायदा स्टेक होल्डर्स का है बिकॉज उन्हें एक पीस ऑफ माइंड मिल सकता है कि हाँ जिस कंपनी में उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो कंपनी सही तरीके से चीजों को कंप्लाई कर रही है। एंड देन द सेकंड कैन बी द कंपनी, क्योंकि कंपनी की अपनी खुद की इमेज भी अच्छी होगी। देखो एक साफ सी बात है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखो, जब जैसे मैं ऐसे बताता हूँ फॉर एग्जांपल, जब किसी बच्चे के जैसे मैं हूँ आप है कोई भी है जो अच्छा काम करता है, मान लो अच्छे मार्क्स आए उसके, वो हर जगह खुद ही दूसरों को जाएगा बताएगा कि हाँ देखो मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, ये हुआ है वो हुआ है वगैरह वगैरह। मतलब खुद ही आगे सामने आगे चीजें बताएगा, आपको पूछना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही हर टॉपिक में इन्वॉल्व हो जाएगा आपके साथ। मतलब सर्कमस्टांसेस एक जनरल बता रहा हूँ और हर जगह अपने बारे में बताएगा कि भाई तुम्हारे कितने हैं, सबसे पूछेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो एकदम मैं कहूंगा कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे है, वो सबसे लीड कर रहा है चीजों को लेके। यही कंपनी के साथ है। अगर कंपनी सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट जो आती है वो एकदम फाइन एकदम परफेक्ट आती है, सो यू नेवर नो कंपनी जो है हो सकता है इसके बारे में एडवर्टीजमेंट चला दे कि देखिए हम अपने क्लास में हमने अपने अपनी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कंप्लाइंट कंपनी है, जिससे कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्टअप होगा। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो कि सेक्रेटेरियल ऑडिट से कहीं ना कहीं बेनिफिशियल के तौर पे देखी जा सकती हैं। डेफिनेटली सेक्रेटेरियल ऑडिट है तो ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला है। कुछ अगर गलतियां, ये पॉजिटिव साइड थी। अब मान लो हर कंपनी क्योंकि पॉजिटिव नहीं होती है, हर कंपनी कुछ ना कुछ गलत करती ही है, तो इन दैट केस वो जल्दी पकड़ा जा सकता है सेक्रेटेरियल ऑडिट में और उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। और जैसे कि मैंने कहा सेक्रेटेरियल ऑडिट करने का काम कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस का है, एक्सक्लूसिव एरिया है ये एरिया, और कोई मैं ऐसे कहूँ इस एरिया में और कोई एंटर नहीं कर सकता। हर वो कंपनी, सब कंपनीज को सेक्रेटेरियल ऑडिट नहीं कराना है। हर वो कंपनी जो लिस्टेड है, डज नॉट रियली मैटर उसका टर्नओवर या पेड अप या बाकी चीज क्या है, अगर वो लिस्टेड है तो सेक्रेटेरियल ऑडिट होगा ही होगा। हर वो कंपनी जो पब्लिक कंपनी है विच इज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है 50 करोड़ या फिर टर्नओवर जो है 250
करोड़ से ज़्यादा है, 250 करोड़ 250 करोड़ से ज़्यादा है, या जो लोन्स वगैरह है वो 100 करोड़ से ज़्यादा है आउटस्टैंडिंग, तो उनको भी सेक्रेटरियल ऑडिट कराना रहेगा। ये कंपनी सेक्रेटरी जो सेक्रेटरियल ऑडिट करेंगे वो MR3 एक फॉर्मेट है, अप्रूव फॉर्मेट है, उसी में अपनी रिपोर्ट जो है वो मेंबर्स को, कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनको ये रिपोर्ट सौंपेंगे। और जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी बात करी थी, चाहे ऑडिट सेक्रेटेरियल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, विच इज लाइक फाइनेंशियल हो, या कंप्लायंस ऑडिट हो, इससे पहले ऑडिट स्टार्ट किया जाए। अगर आपको याद हो प्रीवियस चैप्टर्स में हमने बात करी थी, कुछ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ICSI ने बताए हैं कि ऑडिट कहाँ से शुरुआत होगा, क्या उसका स्कोप रहेगा, प्लानिंग के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में, वर्क पेपर, डॉक्यूमेंट्स, तो ये सब चीज़ें पहले ही तय कर ली जाएंगी कि सेक्रेटरियल ऑडिट, तो क्योंकि देखो जहाँ तक लॉज के बारे में अगर हम बात करते हैं, मैं कहता हूँ बाकी सब छोड़ो, स्टेट गवर्नमेंट की लॉज छोड़ो, फाउंडेशन से लेके अब जिसका नाम CSEET हो चुका है, आप फाइनल तक की अगर बात कर लें, तब भी इतने सारे लॉज आप पढ़ते हैं जो आपको शायद, आपको, मुझे, हम सबको भी एक एक लॉ का भी, अंडर प्रोविजन तो छोड़ो, एक एक लॉ का भी शायद नाम अभी नहीं याद होगा। अब अगर एकदम अभी आप एग्जीक्यूटिव पास करके आए हैं तो एक अलग बात है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का याद रख पाएंगे कि हाँ मैंने ये चीजें पढ़ी थी, बट एग्जैक्टली उन चीजों का याद कर पाना मुश्किल है। तो सोचो जिन चीजों को हम पढ़ के आए हैं, उन्हीं को कुछ साल में हम भूल जाते हैं, तो फिर लॉस की अगर बात करें तो वो तो जैसे मैंने बताया था एक समुंदर है, उसकी गहराई जितना आप जाते जाएंगे वो और गहरा होता जाएगा। तो ये पहले से तय कर लेना है कि किस तरीके से, किस एक्सटेंट तक सेक्रेटरियल ऑडिट का स्कोप रहेगा। जहां तक सेक्रेटरियल ऑडिट की बात करी जाती है इन टर्म्स ऑफ द LODR जो रेगुलेशंस है उसके हिसाब से, जो उदित श्री उदित कोटक कमेटी की रिकमेंडेशन पे था, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई जो सेक्रेटरियल ऑडिट है वो सारी लिस्टेड कंपनीज के लिए कंपलसरी कर देना चाहिए, जो कि अब हो ही चुका है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो अनलिस्टेड इंडियन सब्सिडरीज हैं, जैसे कि एक कंपनी है जो लिस्टेड है, और जो एक और कंपनी है जो उसके साथ एसोसिएटेड है, एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, मतलब किसी भी तरीके से जो भी कंपनी लिस्टेड है, और लिस्टेड होने के साथ अगर उसके ग्रुप स्ट्रक्चर में और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो भले अनलिस्टेड है बट द मेन कंपनी इज लिस्टेड, तो जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं उनका भी ऑडिट उनका कहना था कि करना चाहिए। इवन इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक प्रोविजन भी आता है जिसके बारे में आपने शायद पहले बात भी सुनी होगी कि प्राइवेट कंपनी डीम टू बी पब्लिक। इसका मतलब ये कि अगर एक कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी है, उसका नाम हम मान लेते हैं A लिमिटेड है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब एक कंपनी है जिसका नाम B प्राइवेट लिमिटेड है, सो एक कंपनी है A लिमिटेड, डेफिनेटली एक पब्लिक कंपनी है, दूसरी कंपनी है B प्राइवेट लिमिटेड, वो डेफिनेटली प्राइवेट कंपनी है। पर अगर ये जो A लिमिटेड है इसने मेजॉरिटी शेयर्स B प्राइवेट लिमिटेड के एक्वायर कर लिए हैं, तो ये B प्राइवेट लिमिटेड जो होगा ये डीम टू बी पब्लिक कंपनी की मानी जाएगी, भले ही अपने आर्टिकल्स में, अपने मेमोरेंडम में तमाम जगहों पे प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड यूज करे, बट स्टिल इसको डीम टू बी पब्लिक माना जाएगा। तो हर, ऐसे कह दीजिए, हर वो कंपनी, हर वो प्राइवेट कंपनी जिसका मेजॉरिटी शेयर्स एक पब्लिक कंपनी ने एक्वायर कर रखा है, वो प्राइवेट कंपनी अपने आप को प्राइवेट तो कह सकती है, बट कहीं ना कहीं जो कंप्लायंसेस होंगे उसको पब्लिक कंपनी वाले जो होंगे वो फुलफिल करने पड़ेंगे। तो उसको लेके भी बात यहाँ पे करी गई है कि सिर्फ हम ये ना सोचें कि भाई सेक्रेटरियल ऑडिट का जो स्कोप है वो सिर्फ लिस्टेड कंपनी है, जो ऊपर थ्रेशोल्ड हमने लिमिट सुनी उसी तक रखा जाए। ये जो होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरीज कंपनी है, स्पेशली जो लिस्टेड कंपनी से कंसर्न है, या जैसे कि आपने अभी पढ़ा डीम जो एक प्राइवेट कंपनी है वो डीम टू बी द पब्लिक कंपनी, उन सभी पे कहीं ना कहीं एप्लीकेबल किया जाए, तभी उनका कहना था कि जो कंप्लायंस का एक्चुअल मीनिंग है वो सामने आ पाएगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए होल्डिंग और सब्सिडरी के बारे में बातचीत यहाँ पे करी गई है। आई एम श्योर आप इस वर्ड को, इन टर्म्स को बहुत समय से सुनते आ रहे हैं। जनरली होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशन, जनरली, अभी तो इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी हो चुकी है, बट जनरली अगर हम बात करें तो अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर कर रखा है, तो जिस कंपनी ने स्टेक एक्वायर किया है वो होती है होल्डिंग, और जिसमें मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किया है वो होती है सब्सिडरी, है ना। तो जैसे अगर एक कंपनी है जिसका नाम A है और एक कंपनी है जिसका नाम B है, पब्लिक प्राइवेट बात की बात है क्योंकि होल्डिंग सब्सिडरी तो वैसे ही रहता है, वो बदलता नहीं है। तो अगर A कंपनी ने B के अंदर 51% शेयर्स एक्वायर कर लिए, तो A कंपनी हो जाएगी होल्डिंग कंपनी, और जो B हो जाएगी वो हो जाएगी सब्सिडरी ऑफ A, इस तरीके से, है ना। तो हम यहाँ पे यही कह रहे हैं कि होल्डिंग और सब्सिडरी को भी यहाँ पे देखा जाएगा। और ये जो आप यहाँ पे क्राइटेरिया भी सुन रहे हैं, जो मैंने कहा 51% वाला, दिस इज जस्ट वन ऑफ द क्राइटेरिया। इसके अलावा कुछ और भी क्राइटेरियाज यहाँ पे तय करे गए हैं कि भाई अगर ए जो है, शेयर होल्डिंग की बात नहीं करी गई है, तो ये कहा गया है कि जो ए है अगर वो मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का राइट बी में रखते हैं, कि भाई बी में कौन डायरेक्टर होगा, कौन नहीं होगा, कौन क्या काम करेगा, किस पोजीशन पे काम करेगा,
तो कहीं ना कहीं जो बी है हम ये कह सकते हैं कि वो सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन में आता है, क्योंकि डायरेक्टर्स एज यू ऑल नो आर द हैंड्स एंड ब्रेन्स ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स का काम डायरेक्शन देना है। अब एक कंपनी ऐसी है जो अपने खुद के डायरेक्टर्स भी चूज नहीं कर पा रही है और कोई दूसरी कंपनी उसके डायरेक्टर्स चूज कर रही है, लाइक इन दिस केस बी जो कंपनी है वो अपने खुद के डायरेक्टर्स भी चूज नहीं कर पा रही है, जिसको ए कंपनी कहती है, रिकमेंड करती है, वही बी के बोर्ड पे आता है। जिसको हटाना होता है ए कंपनी हटा देती है। तो इन दैट केस हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच भी होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशन है, क्योंकि बोर्ड का कॉम्पोजिशन कंट्रोल करना भी एक वो पैरामीटर है जहां से होल्डिंग एंड सब्सिडरी फाइन किया जा सकता है। एंड शेयर होल्डिंग तो जैसे मैंने बताया 51% एंड अबव वाली बात यहाँ पे है ही है। उसके बाद अगर फर्दर बात करें एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेक्शन 204 टू द कंपनी व्हिच इज सब्सिडरी ऑफ द पब्लिक कंपनी, मैंने अभी आपसे कहा कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है और उस प्राइवेट कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स एक पब्लिक कंपनी ने एक्वायर कर रखे हैं, तो वो जो प्राइवेट कंपनी है जिसका मेजॉरिटी शेयर एक्वायर किया हुआ है वो डीम टू बी पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। उसको भी वो सारे के सारे कंप्लायंसेस जो हैं वो करने ही पड़ेंगे जो कि एक पब्लिक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। डज नॉट रियली मैटर कि भले उसके आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम में वो अपने आप को फिर भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों ना कहे। फॉर्मेट ऑफ द सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, तो अभी हमने ऊपर बात करी कि जो फॉर्मेट है वो MR3 के अंदर जो है वो मेंशन किया गया है, और इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं उनको अपनी जो रिपोर्ट है वो फाइल करनी होगी। और उसी को ध्यान में रखते हुए अपॉइंटमेंट सेक्रेटरियल ऑडिटर की बात यहाँ पे आई है कि सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि अभी आपने सुना भी था स्टार्टिंग में कुछ ही देर पहले मैंने कहा, ओनली अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, यानी आप फ्यूचर मेंबर्स हैं, मैं प्रेजेंट मेंबर हूँ, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ ICSI के मेंबर्स को ही सेक्रेटरियल ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है। सेक्रेटरियल ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए कोई जनरल मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद ही फैसला ले सकते हैं। जिनको जिन जिन मैं से कहूँगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ठीक लगता है जिसको भी सेक्रेटरियल ऑडिटर अपॉइंट करना, वो उसको अपॉइंट कर सकते हैं। सच शेयर होल्डर्स से पूछने की इसके अंदर जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए एक रेजोल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है और उसमें साफ साफ आप देख रहे हैं कि BSC को बताया गया है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है तो BSC को तो बताना ही पड़ेगा। ये अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिटर, और आप देखिए बताया गया कि बोर्ड मीटिंग हुई है 29 मार्च 2018 को, जिसमें ये फाइनली अप्रूव किया गया है कि अनुष्या प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जो है उनको, ये उनकी मेंबरशिप नंबर है, उनको अपॉइंट किया जा रहा है। खैर इनकी मेंबरशिप नंबर मुझसे बहुत बात की है, पता नहीं आपको ये पता है कि नहीं, ये कितना है 52,923। तो मेरा मेंबरशिप नंबर जो है वो 30,321 है। मतलब आई नॉट से कि इनका हाफ है, तो मतलब बहुत यंग है। आप ये देखिए यंग इन द सेंस कि बहुत रिसेंटली क्वालिफाइड होंगे। 2018 की बात करी जा रही है, मेरा ये नंबर 2012 का है, मैंने पहले भी आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। तो इनका मेरे ख्याल से 17-18 के आसपास का ही नंबर होगा। तो देखिए एक साल के अंदर ही लिस्टेड कंपनी में सेक्रेटरियल ऑडिटर की भी पोजीशन इनको मिल गई। कहने का मतलब ये है। तो इस तरीके से यहाँ पे बातचीत जो है वो करी जाती है। अब बात करें कि सेक्रेटरियल ऑडिट के एक्चुअल फायदे क्या हैं, क्योंकि डेफिनेटली भाई कंपनी को तो यही नजर आएगा जनरली, क्योंकि उनकी मेंटालिटी थोड़ी इस टाइप की होती है कि खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है कि नहीं। तो उनको फायदे समझा देते हैं। यहाँ पे एक वॉरेन बफेट ने, आई एम श्योर वॉरेन बफेट को आप जानते होंगे, उन्होंने कोटेशन लिखी है जो आप पढ़ भी सकते हैं, बट आपके लिए पढ़ के भी सुना देता हूँ। तो कहते हैं इट टेक्स 20 years टू बिल्ड अ रेपुटेशन एंड 5 minutes टू ruin it। ruin it मतलब जैसा आप जानते हैं खराब करना, स्पॉइल करना। इफ यू थिंक अबाउट दिस then you will definitely do things differently। तो खुद समझ आ गया होगा, सिंपल कोटेशन है कि भाई सालों साल लग जाते हैं रेपुटेशन बनाने के लिए और खराब करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। अगर इस बारे में सोचेंगे कभी भी गलत काम करने से पहले, तो शायद गलत काम आप नहीं करेंगे, है ना। तो उसी के बारे में बात करते हुए आप बेनिफिट समझ लीजिए कि क्या है। वैसे तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर, जो हमने ऊपर भी कहा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये समझा दिया तो टॉपिक अब आया है कि अगर सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट की अच्छी आती है, मतलब कंप्लाइंट दिखती है कंपनी, तो ये कंपनी के लिए तो बात की बात है, स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की बात है। और स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस मतलब लिस्टेड कंपनी अगर है, यानी स्टॉक मार्केट कॉन्फिडेंस, स्टॉक मार्केट कॉन्फिडेंस मतलब डेफिनेटली शेयर का प्राइस ऊपर जाना। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, तमाम ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी जैसे ही पता चलेगा कि आपकी कंप्लायंस जो रिपोर्ट है वो एकदम सही है, उसमें कोई ऐसा मेजर दिक्कत नहीं है। थोड़ा प्लस माइनस हर जगह चलता ही चलता है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि एकदम आप सब कुछ सही बताएंगे तो ये भी डाउट लगता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी कंपनी कोई वो नहीं है। तो थोड़ा प्लस माइनस चलता है, बट मेजरली कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही बात जो है वो यहाँ पे करी गई है कि अगर सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट जो है वो ठीक आती है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नजर नहीं आती है, तो कंपनी के जो गोल्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स है,
कहीं ना कहीं उसके लिए अच्छा है और कंपनी आगे प्रोग्रेस जल्दी कर सकती है. The extent and the complexity of the secretarial audit would vary depending upon the size of the company in terms of the various scale, size of the business, area of operation, turnover, product line, age, type of business, trading service, manufacturing, number of shareholders. तो किस बेसिस पे, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, ये पहले तय कर लेना होगा कि भाई किस एक्सटेंट तक आप जाना चाहते हैं. जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में, और उससे पहले भी ऐसे एग्जांपल्स में दे चुका हूँ. आपने कोई कैब बुलाई, टैक्सी बुलाई और आप उसमें बैठ गए. आप बताएंगे ना बैठने के बाद कि आपको कहाँ जाना है, नहीं तो आप कहें कि चलो भाई चलो, चल पड़ो आगे. तो वो पूछेगा जरूर कि सर कहाँ जाना है, बिकॉज उसके हिसाब से वो डायरेक्शन लेगा, है कि नहीं. गूगल मैप पे सेट करेगा या जो भी है, वो डायरेक्शन तो उसी हिसाब से लेगा. अब अगर आप बस बैठ जाएंगे, कहेंगे कि भाई अब मुझे सेक्रेटरियल ऑडिट कराना है, तो ये तो सवाल उठेगा ही ना कि सर कहाँ, किस एक्सटेंट तक आप जाना चाहते हैं. तो आप एक ऐसा कह दीजिए कि जितने भी लॉज एप्लीकेबल होते हैं, जितने भी, उन सभी को इंक्लूड कर लीजिए सेक्रेटरियल ऑडिट में. तो ठीक है, फिर ये कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है कि वो ये पहले पता लगाए कि लॉज एप्लीकेबल आपकी कंपनी के ऊपर होते क्या हैं. फिर ही तो चेक करेगा वो. पहले ये तो पता लगाए कि क्या चेक करना है, तभी फिर चेक करेगा, क्रॉस चेक करेगा वो. पर अगर आप कहते हैं नहीं, हमारी कंपनी में कंपनीज एक्ट है, फेमा है, और क्योंकि अगर लिस्टेड नहीं है, लिस्टेड होगी तो सेबी के भी नॉर्म्स होंगे, और दो तीन और एक्ट्स का नाम आप बता देते हैं कि ये चेक करना है, तो कंपनी सेक्रेटरी उतना ही चेक करेगा. तो पहले से स्कोप डिफाइन हो जाएगा, तो आई थिंक इजी हो जाएगा दोनों के लिए, ऑडिटर के लिए भी, सेक्रेटरी ऑडिटर के लिए भी, ऑडिटिंग के लिए भी, कि किस एक्सटेंट तक आपको जाना है. अदरवाइज, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, ये उन एरियाज में से कुछ है जहाँ पे आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं एंड तक पहुंच गया हूँ. लॉज ऐसे हैं, चलते जाइए, मिलते ही जाएंगे. हर चीज के लिए लॉज हैं, बट हमें ये देखना है कि हमने वो चीज करी भी है या नहीं करी है. नहीं करी है तो फिर उसका ऑडिट रिपोर्ट में लिखने का मतलब क्या है, एप्लीकेबल ही नहीं है हमारे पे. तो खैर यहाँ पे बात जो है वो फर्दर करी गई है कि अगर पढ़ लेते हैं थोड़ा. Dispensing with these independent secretarial audit report could lead to significant problem for the company and the stakeholders. Dispensation मतलब कुछ भी differences आते हैं कि secretarial auditor ने अपने रिपोर्ट में कुछ adverse remark, कुछ qualified, कुछ नेगेटिव ओपिनियन लिखी है कि हाँ कंपनी ने ये नहीं कंप्लाई किया, और जैसे कि मैंने बताया ये ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी बात हो, उसकी वजह से सिग्निफिकेंट दिक्कत आने वाली बात है, कंपनी ने उस एक्सटेंट तक नॉन कंप्लायंस किया है. तो कहते हैं कि फिर जो नॉन कंप्लायंस का खतरा है वो और ज्यादा बढ़ जाता है. इस चीज को लेके फॉर श्योर जो स्टेक होल्डर्स होंगे उनके माइंड में अब कंफ्यूजन होने लगेगा. जिस तरीके से अगर रिपोर्ट अच्छी थी तो शेयर होल्डर्स पॉजिटिव थे, स्टॉक मार्केट पॉजिटिव था, वैसे ही अगर यहाँ पे कुछ सामने गलत आया तो डेफिनेटली इसी का एडवर्स इफेक्ट स्टॉक मार्केट पे होगा. आप देखेंगे शेयर के प्राइसेस गिर सकते हैं, लोग शेयर्स बेचना शुरू कर सकते हैं. और एक चीज बड़ी कॉमन होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, जो आप श्योर आपने देखा होगा, वो ये कि अगर मार्केट में कोई चीज शेयर का शेयर बिक रहा है कोई खास, तो फिर बाकी लोग भी उसी को खरीदने लगते हैं. मतलब बहुत कम लोग एनालिसिस करते हैं कि ऐसा क्यों है और क्या मुझे सच में खरीदना चाहिए, जिसको आप हिंदी में कहते हैं कि भेड़ चाल है. मतलब ये कि एक के पीछे एक बंदा चलता है बिना सोचे समझे कि सही क्या है गलत क्या है. तो ऐसे ही अगर एक ने बेचना शुरू किया, उसको देख के दो चार और ने किया, तो पता चले दो चार को देख के 8-10 ने और फिर बेचना शुरू किया, उनको देख के 50-100 और लोगों ने बेचना शुरू किया. तो ये अननेसेसरी दिक्कत आपके लिए लेके आ सकता है. तो यही बात जो है वो यहाँ पे कही गई है. और फर्दर लिखा गया है द रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस विद दीज मेनी लॉज एंड रेगुलेशन इंक्लूड, ये सब चीजें दिक्कत में आप आ सकते हैं, फाइन पेनल्टी लग सकती है. कहीं ना कहीं जो लीगल एक्शंस है वो कंपनी पे स्टार्ट किए जा सकते हैं लेने के लिए. तो ये सारी बातें जो है वो यहाँ पे कही गई हैं. जो स्टेक होल्डर्स को फायदा है वो प्रमोटर्स को फायदा है, क्योंकि वो प्रमोटर्स जो है उन्होंने कंपनी सेटअप करी है और डेफिनेटली कंपनी चलाई है. तो अगर सब कुछ सही रहता है तो इसमें किसकी आप बढ़ाई करेंगे, प्रमोटर्स की करेंगे, मैनेजमेंट की करेंगे, तो चाहे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, एग्जीक्यूटिव हो, कुछ भी हो, सभी के लिए अच्छी बात है. क्योंकि देखो ना कि अगर कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, मतलब कंपनी आगे बढ़ रही है, तो आप भी बताओ कौन ऐसा इंसान होगा जो कहेगा नहीं मेरे लिए दुख की बात है. जो भी कंपनी से जुड़ा है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, इसलिए हमने वर्ड जो यूज किया ज्यादातर वो स्टेक होल्डर यूज किया, बिकॉज स्टेक होल्डर इंक्लूड द शेयर होल्डर एंड वेरियस अदर पार्टीज. तो डेफिनेटली सभी का फायदा है, चाहे वो प्रमोटर है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, चाहे वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, चाहे वो इन्वेस्टर्स है, सभी का डेफिनेटली इन चीजों को लेके फायदा है अगर कंपनी सही तरीके से नॉर्म्स को फुलफिल करती है. स्कोप क्या है सेक्रेटरियल ऑडिट का, तो MR3 में उसके बारे में बातचीत होती है, जो कि अभी हमने ऊपर देखा भी था, एक फॉर्मेट है. और ये वो तमाम लॉज हैं जो MR3 के दायरे में आते हैं, स्कोप में आते हैं, या यूं कह दीजिए जब सेक्रेटरियल ऑडिट किया जाएगा तो इन तमाम चीजों का ध्यान रखा जाएगा. जैसे कि कंपनीज एक्ट है, SCRA है, डिपॉजिटरीज है,
फेमा है, अब इन सभी को आप पढ़ चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं अभी 4 पढ़े और उसके नीचे भी दे रखे हैं। तो आई एम श्योर ये सब बातें, कंपनीज एक्ट तो एक ऐसी चीज़ है जो आप CSEET फाउंडेशन शायद होगा उस समय जब आप कर रहे थे, या CSEET जो भी था, तो वहाँ पे भी आपने इसका ग्लिम्स पढ़ा होगा, एग्जीक्यूटिव में इसको और ब्रॉड तरीके से इंटरप्रेट किया। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके ब्लड में है, मतलब शुरुआत भी आप देखिए किसी से भी कर सकते थे, कहीं से भी कर सकते थे, भले अल्फाबेटिकली क्यों ना अरेंज हो, बट कुछ भी लिख सकते थे, बट लिखा सबसे पहले कंपनीज एक्ट, बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी की बैकबोन ही जो है वो कंपनी लॉ है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए हम बात करें तो वो इनकम टैक्स को बहुत प्रेफरेंस देते हैं, वैसे ही यहाँ पे कंपनीज एक्ट को प्रेफरेंस दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लॉज किसी काम के नहीं है, क्योंकि कंपनी सिर्फ कंपनीज एक्ट पढ़ के नहीं चलाई जा सकती, तमाम और लॉज है, जैसे कि SCRA है, डिपॉजिटरीज, मतलब आप NSDL CDSL के साथ डीमेटलाइजेशन के अग्रीमेंट्स वगैरह करते हैं, या स्टॉक शेयर्स को अपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करना है, तो SCRA का आप जो लॉज है, रूल्स हैं, उनको लिस्टिंग अग्रीमेंट के तौर पे फॉलो करते हैं। अब जैसे फेमा है, फेमा सब कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज बाहर से, यानी इंडिया के बाहर से इन्वेस्टमेंट अगर आ रही है तो ही फेमा की बात हो सकती है। इस तरीके से टेक ओवर की बात है, ICDR रेगुलेशंस हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन की कंपनी की नीड क्या है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उस पर एप्लीकेबल हो सकते हैं। और इसके अलावा इतनी में भी बात नहीं खत्म करी, आखिर में जाते जाते ये लिख दिया अदर लॉज एज में बी एप्लीकेबल टू द कंपनी, तो वो और लॉज जो कि यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी की गुंजाइश रखते हैं। मैंने आपसे पहले कहा, और देखिए मेरी बात जो है वो गलत नहीं है किसी भी पर्सपेक्टिव से, आप समझिए जो भी मैं यहाँ पे कह रहा हूँ बहुत रिस्पॉन्सिबली इस चीज को मैं ओन करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि लॉ एक ऐसा एरिया है जिसका कोई एंड नहीं है। जैसे कि एक और आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ, जो पहले भी कहा था, कोई पूछे कि भाई समुंदर जो है, ओशन जो है, उसमें कितना पानी है, आप कोई नहीं बता सकता, मैं आप हमें शायद वो पावर ही नहीं है कि बता सके, बिकॉज वो एंडलेस है। आसमान में कितने तारे हैं नहीं कोई गिन सकता। तो वही चीज है कि भाई लॉस कितने टोटल है ये बता पाना बड़ा मुश्किल है, इसकी फॉर श्योर कोई ना कोई काउंटिंग तो होगी, बट रादर देन उस काउंटिंग पे फोकस हम करें, फोकस इस बात पे हमारा होना चाहिए कि उनमें से कौन से ऐसे लॉज हैं जो हमारी कंपनी पे एप्लीकेबल है। हमें क्या करना है जान के कि इंडिया के अंदर 5000 लॉज चलते हैं या 500 चलते हैं, हमें तो इस बात से कंसर्न ज्यादा इस समय होना चाहिए ड्यूरिंग द सेक्रेटरियल ऑडिट कि हमारी कंपनी में कौन से लॉज जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ICSI ने कुछ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं, जो कि SS1 SS2 काफी पॉपुलर है, बहुत समय से आप एप्लीकेबल हो चुके हैं, सेटल डाउन हो गए हैं, जबकि तमाम और डिविडेंड्स को लेके SS3 जो है, तो SS1 is for the board meeting, SS2 is for the general meeting, 3 is for the dividend, then register records, minutes, transmission of shares, तमाम तरीके के सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड इशू हुए हैं। ये कुछ उन्हीं लाइंस पे है, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ICAI इशू अब तो बहुत समय से वो कर रहा है और उसके अंदर चेंजेस हो चुके हैं, पर इसी तरीके से सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड करने का जो इशू करने का पूरा मैं कहूँगा बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ICSI पे, और धीरे धीरे आप देखते जाएंगे कि ये स्टैंडर्ड्स जो अभी कुछ ड्राफ्ट फॉर्म में है, कुछ एप्लीकेबल हो चुके हैं, सारे ही एप्लीकेबल हो जाएंगे, और अभी 10 तक हम पहुंचे तो डेफिनेटली आगे भी निकलेंगे धीरे धीरे, और ये सारे के सारे कंपनीज पे धीरे धीरे एप्लीकेबल करे जाएंगे। तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जो ICSI इशू करता है उसको कंपनीज को कंप्लाई करना पड़ेगा, उसी के तौर पे मीटिंग्स हैं, चाहे नोटिस है, वो सारी चीजें करी जाएंगी, चाहे वो कंपनी लिस्टेड है चाहे वो अनलिस्टेड है। ऐसा कहीं नहीं है कि सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जो है जैसे कि SS1 या SS2 एक्सेट्रा वो सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पे, ऐसा नहीं है। एवरी कंपनी मींस चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है। हाँ, अब अगर 1% कंपनी है तो वो एक एग्जेम्प्ट कंपनी है, अब उसमें क्या AGM होगी और क्या नोटिस इशू किया जाएगा, खुद ही आप सोचिए, एक ही इंसान है वो अपने आप को नोटिस थोड़े देगा। अगर आप ऐसे प्रोविजन लिखते हैं तो आई थिंक इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। एक बंदा अपने आप को क्या नोटिस देगा कि खुद ही नोटिस दे और खुद ही को नोटिस दे, डज नॉट मेक सेंस। तो वो एक अलग बात है, वो एक एक्सेप्शनल कंडीशन है, बट अदर देन दैट एवरी कंपनी हैज टू कंप्लाई द प्रोविजन ऑफ द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। फर्दर कहते हैं, फर्दर आल्सो द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड require reporting on whether the board of the directors of the company is duly constituted with proper balance of the executive, non-executive, independent directors. The changes in the composition of the board of directors took place during the year under review. Majority decision is carried through while dissenting members' view are captured and recorded as a part of the minutes. So, जब भी सेक्रेटरियल ऑडिटर जो होगा वो चीज़ों को ऑडिट करेगा और डेफिनेटली देखेगा कि जो बोर्ड का कॉम्पोजिशन है, जैसे कि जो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन है, LODR गाइडलाइंस हैं,
उन तौर पे सीबी में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, सीआर में आप, और सीआर क्या मैं कहूँगा एथिक्स, जो आपका ग्रुप 1 में न्यूज़ सिलेबस में सब्जेक्ट है, एथिक कंप्लायंस करके है ना पूरा सब्जेक्ट जो गवर्नेंस वाला। तो वहाँ पे अभी बहुत बढ़ चढ़ के बात होती है कि ऑडिट कमेटी में कितने लोग होंगे, बोर्ड का कॉम्पोजिशन कैसा होगा वगैरह वगैरह। तो वो देखना होगा कि क्या वो कंडीशन जो है वो मीट आउट हुई है। जो बोर्ड है क्या साल भर में उसके कॉम्पोजिशन में कैसे बदलाव आए, कितने लोग गए कितने लोग आए, जो लोग किसी डिसीजन से नहीं मान रहे थे क्या मिनट्स में उनकी बात भी लिखी गई, या बस ये लिखा गया कि हाँ ये डिसीजन पास हो गया, या ये भी लिखा गया कि ये डिसीजन पास हुआ और इतने लोगों ने डिसएग्री किया और इतने लोगों ने एग्री किया। आई थिंक वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अलावा बाकी जो चीजें हैं जो कि सेक्रेटरियल ऑडिट के तौर पे एक सीएस को चेक करनी है, वो किस तरीके से मेंटेन करी गई है, ये भी यहाँ पे देखा जाएगा। सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में फर्दर बात करते हुए इसको एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से भी जोड़ा जा सकता है, जहाँ पे आप ये देखते हैं कि कंपनी जो है वो किस तरीके के रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रही है। बिकॉज अगर एक कंपनी कंप्लाइंट कंपनी बनती है, तो मैं ऐसे कहूँगा कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज जाता है टू दी सोसाइटी की कंपनी जो है वो जिस तरीके से उसने रूल्स का ख्याल रखा है। क्योंकि रूल्स अगर आप देखिए, लॉज हैं, रूल्स हैं, वो कभी भी नुकसान के बारे में बात नहीं करते। वो इसीलिए बनाए गए हैं जिससे कि नुकसान ना हो, है ना, रिस्क ना हो या कम से कम हो। तो अगर कंपनी उन सब चीजों को फॉलो कर रही है तो कहीं ना कहीं एक इम्प्लाइड तरीके से अपनी इंटेंशन दिखा रही है कि कंपनी इन्वेस्टर्स को लेके, स्टेक होल्डर्स को लेके सीरियस है, वो कभी भी कोई नुकसान उन्हें नहीं होने देगी। एटलीस्ट ये कहीं कहीं नहीं जा रही बात, बट जिस तरीके की कंपनी के एक्शंस हैं, जिस तरीके से वो सीरियसनेस दिखा रही है सेक्रेटरियल ऑडिट के दौरान, या जिस तरीके से उसने डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया, उससे काफी कुछ अपने आप ही साबित जो है वो हो जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो ऊपर हम बात कर चुके हैं कि बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन के जरिए उसके रेफरेंस से सेक्रेटरियल ऑडिटर को अपॉइंट किया जा सकता है। मैंने आपको ऊपर दिखाया भी था, जहाँ पे मेंबरशिप नंबर की बात भी हमने करी थी। अब जब भी सेक्रेटरियल ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, अगर उस कंपनी में पहले ही कोई सेक्रेटरियल ऑडिटर है और बोर्ड जो है ये उसकी मर्जी है कि वो किसको अपनी ये पोजीशन ऑफर करता है कि नहीं। आप जरूर कह सकते हैं कि सर मैं सेक्रेटरियल ऑडिटर बनने के लिए तैयार हूँ, बट कंपनी का बोर्ड क्या आपको सेक्रेटरियल ऑडिट मानने के लिए भी तैयार है? बिकॉज तमाम चीजें इस पे मैं कहूँगा कहीं ना कहीं डिपेंड करती हैं। जैसे कि एक्सपीरियंस हो सकता है, पर उसके अलावा रेम्यूनरेशन हो सकती है, स्किल्स हो सकती हैं, है ना, तमाम तरीके की बातें हैं। तो अगर कोई एक ऐसी कंपनी जिसमें पहले कोई सेक्रेटरियल ऑडिटर था पिछले साल, और इस साल बोर्ड ने फैसला किया कि उसको वो चेंज करेंगे और किसी और को अपॉइंट करेंगे, तो एज पर द आईसीएसआई प्रोटोकॉल, आपको याद होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर्स में बात करी थी, जो नया सेक्रेटरियल ऑडिटर है उसे पुराने सेक्रेटरियल ऑडिटर को लिख के ये देना होगा कि आपकी कंपनी ने मुझे सेक्रेटरियल ऑडिटर बनाने का फैसला किया, उन्होंने मुझे अप्रोच किया है, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज को लेके। तो ऐसा जो नया सेक्रेटरियल ऑडिटर है वो पुराने को लिख के पूछेगा। पुराना सेक्रेटरियल ऑडिटर देखिए, काम अगर किसी के पास से भी जाएगा तो उसको तो थोड़ा दुख लगेगा कि यार ये तो मेरा क्लाइंट था, वो तो ठीक है, बट वो ये रीजन जो हम कह रहे हैं कि कोई दिक्कत हो तो बताइए, तो पुराना ऑडिटर ये नहीं कह सकता कि नहीं ये तो मेरा क्लाइंट है, आपने कैसे ले लिया, ये नहीं। जो उससे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि भाई इन्होंने मुझे अपॉइंट किया है, क्या कोई रीजन तो नहीं है कि भाई इन्होंने आपको छोड़ दिया, मुझे अपॉइंट किया। जैसे कि मैंने पहले एक बार जिक्र किया था, क्या पता ऐसा हो कि कंपनी ने पुराने सेक्रेटरियल ऑडिटर के पैसे नहीं दिए, फीस नहीं दी, अब वो पैसे मांग रहा है, उसने काम बंद कर दिया, तो इसलिए वो नए ऑडिटर को ढूंढ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसीलिए ये चीज जो है वो करी जाती है। और जो कंपनी है वो सेक्रेटरियल ऑडिटर को एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू करेगी, जैसे कि आप जब आपकी भी नौकरी लगेगी, जो भी बच्चे जॉब करेंगे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वो प्रैक्टिस करेंगे, तो ये अपनी अपनी कॉल है। तो जहाँ पे भी आप जॉब करेंगे वहाँ पे आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, और उसमें टर्म्स एंड कंडीशन इंक्लूडिंग द सैलरी कंपोनेंट जो होगा, उसका डिवीजन एक्सेट्रा, वो सब लिखा जाएगा। जैसे ही अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, सबसे पहला स्टेप जो है सेक्रेटरियल ऑडिटर के पर्सपेक्टिव में, वो होती है प्रिलिमिनरी मीटिंग, जो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। प्रिलिमिनरी मीटिंग होती क्या है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, ये ऑडिट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और अभी दूर है थोड़ा ऑडिट स्टार्ट होने में। बट पहले सेक्रेटरियल ऑडिटर जो है, जो कंपनी का मैनेजमेंट है, वो आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, और जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, वो एक स्कोप को लेके बातचीत करते हैं कि कहाँ तक हमें जाना है और किस एक्सटेंट तक इस ऑडिट को कवर करने की बात करनी है। फिर जब ये तय हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं जो ऑडिट स्टाफ है सेक्रेटरियल ऑडिटर के साथ, जो सीएस ट्रेनीज होते हैं, क्योंकि जो मेन सीएस होगा वो तो खुद ऑडिट नहीं करेगा, डेफिनेटली वो अपने ट्रेनीज को भेजेगा, और जहाँ पे दिक्कत आएगी डेफिनेटली वो जो सीएस है वो अपने ट्रेनीज की मदद करेगा, है कि नहीं। ऐसे ही होता है, फाइनेंशियल ऑडिट भी होता है, सुना नहीं कि सीए जो होते हैं वो
आप में से जो लोग सीए हैं या जो कर रहे हैं वो जानते भी है, और बाकियों ने भी सुना होगा कि भाई सीए आर्टिकल जो होते हैं उनको ऑडिट के लिए भेजा जाता है, फिर जो भी बातचीत होती है वो अपने प्रिंसिपल को बताते हैं, अपने सर को बताते हैं, सीनियर को बताते हैं, और फिर सीनियर जो है वो कंपनी के मैनेजमेंट से बात करता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है, और उनको बता दिया जाता है कि जो सीएस ट्रेनी है, अगर सेक्रेटरियल ऑडिट की बात करें कि भाई कहाँ तक आपको ऑडिट करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, ये सब बातें यहाँ पे कही गई हैं। टेस्टिंग, इंटरव्यू एंड एनालिसिस, तो कहा गया है कि जो सेक्रेटरियल ऑडिटर है मे यूज अ वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी ऑपरेशन. The secretarial auditor should determine whether the control identified during the preliminary review are operating properly in the manner described by the company. तो अब जो ऊपर हमारे डिस्कशन हो चुके हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या स्कोप है, क्या एक्सटेंड है, उसके बारे में अब यहाँ पे बातचीत जो है वो आगे बढ़ाई जाती है, और देखा जाता है कि क्या कंपनी ने जो कहा था, जैसे कि कंपनी ने कहा था हम आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, क्या कंपनी ने वो सब चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, क्या अब हम सिचुएशन पे आ चुके हैं कि कहीं ना कहीं हम एनालिसिस को शुरू करें, या कुछ अभी भी कमी पेशी रह गई है, थोड़ा प्लस माइनस रह गया है। ये सब चीज़ें जो है वो डिस्कस करी जाएगी, और उसके बाद फिर सेक्रेटरियल ऑडिट जो है, ऑडिट करने के बाद अपनी रिपोर्ट जो होगी वो MR3 में कंपनी के मेंबर्स को एड्रेस करेगा, जिसमें वो डेफिनेटली ये बताएगा कि कंपनी को कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, और जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं उनमें से कौन से ऐसे रूल्स हैं जो कंपनी ने सही तरीके से कंप्लाई नहीं किए हैं, या जैसे कि हमने पहले बात करी थी, अगर ऐसा है कि भाई कंपनी ने कंपनी सेक्रेटरी को सही या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो कंपनी सेक्रेटरी लिख देगा कि मैं लिमिटेड रिव्यू कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास पूरे कागज नहीं मिले, पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, तो मैं ये नहीं कह सकता कंपनी सही तरीके से पर्टिकुलर लॉ को फॉलो कर रही है नहीं, क्योंकि मुझे पूरे कागज मिले नहीं है। तो एज अ केस में भी ये सब सिचुएशंस मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि हमारे सामने फैक्ट्स क्या है, सिचुएशंस क्या है। वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंसेस के बारे में बात करें तो कंप्लायंस अंडर द कंपनीज एक्ट के तौर पे बात करी गई है। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा भी था कि कंप्लायंस जो कंपनीज एक्ट के अंदर है वो सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव है, और सबसे पहले उनको डील आउट किया जाता है, बिकॉज जहाँ तक लिस्टिंग ऑब्लिगेशन की बात है, फेमा की बात है, आईसीडीआर की बात है, तमाम और चीज़ों की बात है, वो तो एप्लीकेबल हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि जहाँ तक इन चीज़ों का सवाल है कि फेमा का है या बाकी चीज़ों का है, वो तो एक एक एड ऑन चीज़ है। फेमा की एप्लीकेबिलिटी आप खुद ही जानते हैं तभी होगी जब बाहर से आपने पैसा लिया, जो पैसा ही नहीं लिया तो किस बात की एप्लीकेबिलिटी। पर कंपनी तो है तो कंपनी है, तो कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी तो होनी ही होनी है। इसमें सबसे पहले मिनट्स की एप्लीकेबिलिटी होनी है, नोटिस को लेके कि 7 डेज पहले बोर्ड मीटिंग का नोटिस दिया जाता है, साल में 4 बोर्ड मीटिंग होती हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें तो बड़ी बेसिक है, जो हर कंपनी में एज टू स्टार्ट विद हमें देखना है। जो हम आईसीडीआर और तमाम बातें करते हैं, ऐसे एसटी तमाम चीज़ों की बात करते हैं, वो तो एक एडवांस लेवल की बात है। कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो बड़ा बेसिक होता है, उसके अंदर फीचर्स होते हैं कि आप उसको एडवांस लेवल पे ले जा सकते हैं। जितना एडवांस लेके जाते हैं वो उतना टेक्निकल, उतना कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के बारे में। तो कहते हैं जो सेक्रेटरियल ऑडिटर है उन्हें डेफिनेटली हर डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना होगा। जनरली टू स्टार्ट विद सेक्रेटरियल ऑडिटर इन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करता है, इनके बारे में वो जानना चाहता है, जिसके अंदर कंपनी के चार्टर्ड डॉक्यूमेंट्स विच इंक्लूड्स द एमओ एंड द एओए, फॉर्म्स जो फाइल किए हैं, जैसे कि मैंने कहा मिनट्स हैं। अब कहने के लिए एक ही लाइन में मैं ऐसे कहूँगा 3 वर्ड्स लिख के खत्म कर दिया, ऑल स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स। बट ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, बिकॉज कहीं ना कहीं स्टैट्यूटरी रजिस्टर में रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स, बेनिफिशियल ओनरशिप, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, डायरेक्टर्स के बारे में तमाम रजिस्टर, चार्जेस जो है, तमाम रजिस्टर्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो वो कंपनी ने बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, बनाए हैं तो अपडेटेड हैं या नहीं, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ऑडिटर रिपोर्ट वो देखी जाएगी। इंटरनल, अगर ऑडिट कंपनी पे एप्लीकेबल है, क्योंकि हर कंपनी को इंटरनल ऑडिट कराना जरूरी नहीं है, बट अगर है कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल तो कंपनी ने कराया है, नहीं कराया है। चार्जेस को लेके, शेयर ट्रांसफर को लेके, होल्डिंग सब्सिडी कंपनी, डिबेंचर्स, ऑडिटर्स को लेके, एफडीआई या ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन सभी चीज़ों के कंप्लायंसेस जो है वो देखे जाएंगे। ये एक कंप्लीट लिस्ट है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब कुछ आपको देखना है, बट ये वो एक लिस्ट है जो कि कहीं ना कहीं आपको मदद करेगी टू स्टार्ट विद। ये सब कुछ एक कंपनी में हो कोई जरूरी नहीं है। कंपनी ने चार्जेस रजिस्टर नहीं कराए, कंपनी स्टैंड अलोन कंपनी है, कोई होल्डिंग एंड सब्सिडरी का उसमें क्वेश्चन ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। फिर क्या होल्डिंग और क्या सब्सिडरी है, क्या चार्जेस, कंपनी ने डिबेंचर्स इशू नहीं किया तो वो भी बात खत्म हो गई। तो ये डिपेंड करेगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये डिपेंड करेगा कि किस एक्सटेंट तक की आप कंपनी चला रहे हैं, यानी कंपनी का जो खुद का ग्रोथ रेट है वो कहाँ तक का है, या यहाँ इस चीज को लेके बातचीत जो है वो करी जा रही है।
आगे बात करते हैं कंप्लायंस अंडर। अब एक एक चीज को अगर डिटेल में थोड़ा सा समझे, SCRA जो है आप जानते हैं कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन के बारे में, कि जब भी कोई कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करती है तमाम तरीके के इंटरमीडियरीज को अपने साथ में इन्वॉल्व करती है ना, तो उनके साथ अलग अलग अग्रीमेंट्स करती है। तो वो अग्रीमेंट्स हुए हैं तो अग्रीमेंट्स की कॉपी कहाँ पे है, क्या वो अग्रीमेंट इन्फोर्स है, एक्सपायर्ड तो नहीं हो गए हैं, या अगर इन्फोर्स हैं और एक्सपायर्ड भी नहीं हुए हैं तो क्या कंपनी उन्हीं टर्म्स को फॉलो कर रही है जो उस एग्रीमेंट में लिखे हैं, या कुछ अलग कर रही है इन टर्म्स ऑफ द पेमेंट एक्सेट्रा। ये सब चीजें देखी जाएंगी। डिपॉजिटरीज को लेके बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग NSDL, CDSL, इन चीज़ों को लेके जो बातचीत है वो करी जाती है। तो बताया जा रहा है कि जो कंपनीज हैं, जैसे कि फिलहाल के आज के समय के बारे में अगर हम बात करें तो हर कंपनी को ये कंपलसरी है कि वो अपनी सिक्योरिटीज डीमेटलाइज तौर पे ही इशू करेगी। फिजिकल तौर पे या रीमेटलाइजेशन जो होता है, जिसको आप कहते हैं कि फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स के तौर पे, वो अब पॉसिबल नहीं है। जरूरत भी नहीं है उसकी, बिकॉज उसको बेचना खरीदना अपने आप में एक चैलेंज है। और तब समय की बात है जब प्राचीन काल या एशियन टाइम्स की जो हम बात करते हैं, जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी और सब कुछ नहीं था, तो था वो सब कुछ, बिकॉज एज टू स्टार्ट विद तो हमें चीजें करनी पड़ती हैं। बट अब वो ज़माना नहीं रहा। आप खुद भी जानते हैं आजकल इतना ना समय किसी के पास है। 2 मिनट अगर आप गाड़ी चलाते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर कुछ भी, तो आप देखिए कि रोड पे अगर 2 मिनट भी जाम लग जाता है तो बंदा इम्पेशेंट हो जाता है, बार बार हॉर्न करता है, जबकि देख रहा है कि सामने ट्रैफिक है इतना सारा, फिर भी हॉर्न करता है बहुत बार। तो 2 मिनट का जब बात समझ नहीं है लोगों के पास, चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे फिर वो कोई भी हो, जितने भी एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे देता हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं अपने आप को सबसे पहले कहता हूँ, उसके बाद एक जनरल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। और मैं जानता हूँ कि आप प्रोफेशनल्स हैं, कभी भी ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे जो एथिकली सही ना हो। तो खैर यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं उस चीज़ को लेके, अब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही चीज़ें इशू करी जाती है, तो वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है क्या वो सही तरीके से कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसके बारे में बात करी जाएगी। जिन कंपनी ने बाहर से पैसा लिया है FDI के तौर पे, अब उसमें आप जानते हैं एक ऑटोमेटिक रूट है, एक अप्रूवल रूट है। ECBs के बारे में भी बात जानते हैं। मसाला बॉन्ड भी हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, CR में, कॉर्पोरेट फंडिंग में। तो उन चीज़ों को लेके भी बात जो है वो यहाँ पे करी गई है कि अगर कंपनी ने बाहर से पैसा लिया है तो क्या RBI को रिपोर्ट किया है, और उस कंपनी के शेयर्स बाहर है तो FCGPR होता है, FCTRS होता है, अलग अलग समय में RBI को रिपोर्टिंग फाइल करनी होती है। तो क्या वो सब चीज़ें कंपनी ने करी हैं, नहीं करी है, इसके बारे में बातचीत करी जाएगी। अदर स्पेसिफिक लॉज जो है, ये एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर तमाम लॉज आ सकते हैं। लिखा है कि कंप्लायंस विद स्पेसिफिक एप्लीकेबल लॉज, नाम नहीं दिया किसी भी चीज़ का, कि जो और लॉज कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं उनके बारे में भी सेक्रेटरी ऑडिटर अपनी MR3 की रिपोर्ट में लिखेगा। क्योंकि ये हम जानते हैं कि जितने भी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जितने भी लॉज आप यहाँ पे पढ़ते हैं, दीज आर ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज, इसके अंदर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का लॉ नहीं है। और इंडिया में तमाम स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उनके अपने लॉज हो सकते हैं हर चीज़ को चलाने के लिए। तो वो भी कंपनी सेक्रेटरी इंस्पेक्ट करेगा एज रिक्वायर्ड, एंड डेफिनेटली उसके बारे में भी अपनी रिपोर्ट में वो मेंशन करेगा। फर्दर कहा गया है रिपोर्टिंग ऑन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल क्लॉज ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। सो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जो है बोर्ड मीटिंग को लेके, जनरल मीटिंग को लेके, जो ICSI ने इशू किए हैं, SS1 SS2, उस पे कंपनी का क्या आउटलुक है, कंपनी ने उसको किस तरीके से फॉलो किया है, ये बात भी यहाँ पे करी जाएगी। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जितने भी आप सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स के बारे में ऊपर देख चुके हैं, 10 सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स मैंने आपको दिखाए थे, उनमें से OPC पे कुछ एप्लीकेबल नहीं होता है। क्योंकि खुद ही सोचने वाली बात है कि OPC में क्या जनरल मीटिंग और क्या बोर्ड मीटिंग और क्या क्लास मीटिंग और क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग, एक ही बंदा है जो भी उसको करना है, अकेले खुद ही डिसीजन लेना है। तो उन कंपनीज पे ऐसा कोई कंप्लायंस की वो कंपनी कुछ खास कर भी तो नहीं सकती। कोई वो कंपनीज ना लिस्टेड कभी बन सकती हैं, ना मतलब कोई फंडिंग के तौर पे कुछ ज्यादा फंड्स नहीं ले सकती। अब कन्वर्ट अपने आप को कराते जाएंगे OPC से प्राइवेट और फिर तमाम, वो एक अलग बात है। बट फंडिंग के तौर पे उनके पास बहुत लिमिटेड एवेन्यूज ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। आपने टाटा नैनो का नाम सुना है? गाड़ी थी ना टाटा, ठीक है, आज भी है बहुत लोगों के पास, और बहुत बढ़िया गाड़ी है, मैं तो ये बोलता हूँ। बजट की बात नहीं कि वो कम और महंगी है, ये कोई गलत फहमी में ना रहा है। जब उसका एडवर्टीजमेंट आया या कुछ भी बहुत पहले की बात है, तो कहते थे 1 लाख रुपए की गाड़ी है, बड़ी गलत फहमी है। आप जाते अगर शोरूम देखने को तो 1 लाख रुपए में कुछ नहीं मिलता था उसका, है ना। तो उसका भी टॉप मॉडल सोचो 2-2.5 लाख रुपए का उस समय आता था। मैं इसलिए उसका एग्जाम्पल का नाम ले रहा हूँ कि आप नैनो को किसी लग्जरी गाड़ी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि नैनो की कॉस्ट भी वैसे ही है, और जो खरीद रहा है उसको पता है कि वो क्या खरीद रहा है। तो वैसे ही OPC है। OPC जो है वो एक लिमिटेड दायरे में काम करती है, और OPC का अपना एक, आप ये उम्मीद करोगे जो नैनो है वो भाई 200 की स्पीड पे चले या 120 की स्पीड पे चले, नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगी उसके लिए। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है
कि ओपीसी जो है वो इतनी बड़ी फंडिंग ले नहीं सकती। जब फंडिंग की बात नहीं हो सकती इतनी बड़ी, और इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से इतना बड़ा नहीं हो सकता, तो फ्रॉड के लिमिटेशन, जो फ्रॉड है उसकी भी लिमिटेशंस है। तो उसी को लेके यहाँ पे बात जो है वो करी गई है। Reporting on board process, तो कहते हैं कि the secretarial auditor shall verify during the year advocate notice is given to all directors to schedule board meeting agenda notes at least 7 days। आप जानते हैं कि 7 days पहले की रिक्वायरमेंट है। ये कंपनीज एक्ट 1956 था, उसमें तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट अभी 7 days रिक्वायरमेंट है कि आपको 7 दिन पहले का नोटिस देना पड़ेगा। साथ साथ सेक्रेटरियल ऑडिटर को ये भी चेक करना पड़ेगा कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, सिस्टम है, प्रोसेस है, पॉलिसीज है, वो सही तरीके से कंप्लाई हुई है। तो चलिए, मुझे लगता है यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए और उसके बाद दोबारा से एक पार्ट स्टार्ट करूंगा। तो दिस वाज द पार्ट नंबर 12 जहाँ पे हमने ये सारी बात करी। दोबारा से बातचीत करूंगा और उसको हम पार्ट 13 का नाम देंगे और उस चीज में इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो पूछेगा। आई विल सी यू राइट आफ्टर दिस इन द पार्ट नंबर 13। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डू व्हाटएवर you want to. For CS Executive, CS Professional, widest model coverage, all subjects available, guarantee of covering all with the amendments or with the fast track batch and the revision series. Shant and Dynamic classes. Thank you.